नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीते दिन यानी कि 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली थी और आपने देखा था कि गांधी मैदान खचाखच भर गया था। और आपने ये भी देखा कि बीते दिन मंच से गजब दहाड़े लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव सिर्फ मंच से दहाड़े नहीं है बल्कि उन्होंने कई रात से पर्दा भी उठा दिया था और राजभवन को कटघरे में लाकर खड़ा भी कर दिया था। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि जिस तरह से हमने देखा है कि बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गजब दहाड़ते हैं और राजभवन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कैसे देखते हैं इस भाषण को और इस खुलासे को? देखिए, राजभवन और राज्यपाल ये आज से नहीं, बहुत समय से और कई राज्यों में एक राजभवन की गतिविधि राज्यपाल विवाद में रहे हैं। बिहार में भी देखने को मिला था जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय भी राज्यपाल से सीधा टकराव हुआ था और लोग सड़क पर धरना दिए थे राज्यपाल के खिलाफ। तो इसी तरह से आपको याद होगा यूपी में भी वहाँ तो राज्यपाल के खिलाफ एक तरह से कहिए राजभवन का घेराव किया था जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह। आप भूली नहीं होंगी, अभी धनखड़ साहब जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के। तो वहाँ छिड़ा हुआ था जंग ममता बनर्जी से। केरल में अब आरिफ खान साहब हैं, क्या वहाँ छिड़ा हुआ है केरल गवर्नमेंट से। मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो कल आखिर राज्यपाल तो केंद्र का अपॉइंटी न होता है, जो केंद्र में सरकार होती है उसमें बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे लोग, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, और उनको जब सत्ता में पार्टी आती है तो सब जगह बैठाती है, उसमें राज्यपाल का भी पद दिया जाता है। पद है संवैधानिक, व्यक्ति है राजनीतिक। बिल्कुल। तो यदि संवैधानिक पद पर कोई राजनीतिज्ञ होगा तो राजनीति होगी वहाँ। और जो अब जैसा मैंने आप कहा कि राज्यपाल आखिर वो तो केंद्र का ही प्रतिनिधि है, और उसके लिहाजन जो अभी खास करके एक बात है जो भी मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ आपने देखा कि 28 जनवरी को एक जो राजनीतिक बदलाव हुआ और सत्ता परिवर्तन हो गया कि जो विपक्ष में बैठा था वो सत्ता पक्ष में जा बैठा और जो सत्ता पक्ष में था वो विपक्ष में जा बैठा। कल उसी महागठबंधन की जो रैली थी उसमें लालू प्रसाद ने ये बात की कि बिहार में जो सत्ता निशाना साधना था तो नीतीश कुमार पर, और उसी क्रम में लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी को पता था कि क्या हो रहा है, और उसी में जो जानकारी दी कि सब कुछ वो राजभवन में पटकथा लिखी गई और राजभवन फोन पर राज्यपाल ने बात करवाई। किससे बात कराई? तो प्रधानमंत्री से बात कराई। तो आखिर बिना बातचीत किए हुए थोड़े इतना बड़ा नतीजा सामने आ गया। लेकिन अब लालू प्रसाद को यदि खबर है जो बात वो जनता को बता रहे हैं, देखिए राजभवन में मानता हूँ कि किसी दल का जब कोई राज्यपाल हो जाते हैं तो उनको राज्य हित जिस संबंधित राज्य के हों उनके लिए सर्वोपरि वही है। आज तो एक और हद हालत है कि बिहार के राज्यपाल शिक्षा विभाग से टकराया हुआ है। वो कुलाधिपति हैं और शिक्षा विभाग जो है जो कुछ कुलपति को मना कर रहे हैं और शिक्षा विभाग कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, FIR कर रहा है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि राजभवन और राज्यपाल की भूमिका और राजनेताओं से कैसी कहाँ पटरी होती है, इस संदर्भ में जो कल खुलासा किया लालू प्रसाद ने, तो किसी को हैरानी होगी कि भाई राजभवन से राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से बात कराई, मुख्यमंत्री के यही बात तो बताई लालू प्रसाद ने। तो अब जब वो कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हो और राजनीतिज्ञ बैठा हो तो वही होगा जैसे स्पीकर का पोस्ट भी संवैधानिक होता है। बिल्कुल। लेकिन जिसकी सरकार होती है वो सुरक्षा कवच होता है। तो वही आप देख रहे हैं। तो बिहार में ही प्रकाश डालना कहेंगी तो यहाँ भी, और जहाँ सरकार के लिए साधा जाता है तो हिमाचल में देख लीजिए, वहाँ पाला बदल हुआ तो उसी दिन 6 मेंबरों की सदस्यता समाप्त हो गई। बिहार में 7 विपक्ष के विधायकों ने पाला बदला, तो स्पीकर साहब के यहाँ वो आवेदन अभी
पेंडिंग है, हाँ उलट पुलट के भी पेंडिंग है, देखे हैं जी। कि नहीं क्या किए हैं। जी। तो इसलिए जहाँ राजनीति ही तो सब कुछ है, तो जब राजनीति सब कुछ वही हो जाएगा, ध्येय उद्देश्य और सत्ता हासिल करना, नीति सिद्धांत विचार सब तो अब है नहीं कुछ। ताख पर सब रखा हाँ, जाएगा। सहूलियत की राजनीति, जी। अवसर की राजनीति, तो यही सब देखने को मिला। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जैसे कि मैंने शुरू में ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खुलासा किया, और सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं अरुण जी, आपको भी याद होगा हेमंत सोरेन ने भी बड़ी बात कह दी थी और साफ साफ कह दिया था सदन के भीतर कि 31 जनवरी का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन होगा, और यहाँ तक कह दिया था कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन शामिल है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि इसकी जांच हो सकती है? क्या राजभवन की जांच मुमकिन है? हेमंत सोरेन ने जो भूमिका अपनाई, आपको याद होगा ईडी ने कई नोटिस दी थी। ये वो दिन काला दिन झारखंड के लिए था, और मुख्यमंत्री पर बैठे, मुख्यमंत्री के पद पर वैसा आसीन व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में के मामले में गिरफ्तारी हो रही हो, काला दिन उस दृष्टि से था। वो तो बता रहे हैं कि राज्यपाल, आखिर राज्यपाल तो सीएम का अपॉइंटी है, कल हो के जो केस होगा उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा तो राज्यपाल देंगे। और ईडी ने तो उनको हिरासत में ले लिया था उस दिन मुख्यमंत्री आवास में तभी, लेकिन कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहते कैसे गिरफ्तारी होगी? इसलिए वो राजभवन गए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो ईडी के हिरासत में ही थे। बिल्कुल। और वो जो वहाँ उन्होंने रिजिग्नेशन अपना सौंपा, और जब फिर वो ईडी तो पीछे पीछे साथ में थी, आप बाहर निकले, फिर ईडी उनको दफ्तर ले गई अपने, और फिर वहाँ जाकर कहा कि आपको हमने गिरफ्तार किया। इसलिए वो जो कुछ बोल रहे हैं फिर वही बात मैं दोहराऊंगा। जो मुख्यमंत्री, ये तो आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन हेमंत सोरेन का जो मामला है उसमें आपसे ही सवाल, किसके लिए काला दिन? यदि हेमंत सोरेन कह रहे हैं तो काला दिन झारखंड के लिए है। झारखंड के कई मंत्री, आपको याद होगा, सब भ्रष्टाचार के, मधु कोड़ा का याद कीजिए। कुल मिला जुलाकर इस चंद वर्षों में झारखंड के बनने के बाद जो खान खनिज वन संपदा का धनी प्रदेश, और जो आज भी वहाँ आदिवासी बहुल प्रदेश होने के बाद आज न तो वहाँ के आदिवासियों की स्थिति परिस्थिति बदलती दिख रही है, और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल मानते हैं कि वहाँ वही शिष्टाचार है, कोई अछूता नहीं है। वो बीजेपी की भी सरकार रही तब विवादों में रही, और फुल टर्म तो कितने मुख्यमंत्री हो गए। इसलिए हेमंत सोरेन का जो बयान है वो राजभवन पर, जो कि राजभवन के इशारे पर भी, राजभवन तो गए थे इस्तीफा देने, राजभवन ने उनको गिरफ्तार थोड़े कराया, तो ईडी ने गिरफ्तार। क्या राजभवन की जांच मुमकिन है अरुण जी? किसकी? कौन करेगा जांच? क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल नहीं, उठ रहे देखिए, हैं, सब लोग राजभवन को कटघरे में लाकर अभी तो खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष का भी होता है तो राज्यपाल का पद समाप्त करने तक की मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कई आयोग बने और उसमें बात हुई। बिहार में ही देखिए ना, अभी अब राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति खुद अब मुख्यमंत्री ही बन गए हैं। तो ये सब क्या जांच होगी राज्यपाल की भूमिका की? तो ये राज्यपाल का एक सबसे जो क्रूशियल रोल होता है वो सरकार के बनाने में, कोई अल्पमत सरकार चली हो जाए उस समय कुछ फेवर डिसफेवर या कुछ डिसीजन उनका होता है, क्या जांच होगी उसमें? कोई राज्यपाल ने यहाँ भी जो बातें आई, जो कहो कौन सा जांच का विषय है? लेकिन हेमंत सोरेन ने तो बड़ी बात कही। नहीं, हेमंत सोरेन ने जो बात किया वो देखिए खुद आरोपों के घिरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो आरोप से गिरा व्यक्ति कभी कहता है कि हम, कहता है मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसा गया है। और वहाँ जो सरकारी ज़मीन का, सेना की ज़मीन का जिस ढंग से जो कुछ हुआ है, और रांची शहर में हुआ, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तो इसलिए अब ईडी ने जो साक्ष्य उनके खिलाफ किया है तो कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट उनको क्या बोलेंगे? कोर्ट निर्दोष साबित कर देगा तो माना जाएगा कि नहीं, उनको फंसाया गया था, कोर्ट जब उनको कर देगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आरोपी हमेशा कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। इसलिए वो हेमंत सोरेन की उन बातों को किस रूप में, वो क्या काला अध्याय है, किस काला अध्याय, तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए है। मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है, यदि वो भ्रष्टाचार का आरोपी हो, पद का दुरुपयोग करे, पद पर रहते वो खान पट्टा ले, कहाँ है? उसको तो अपने सगे संबंधी को, उसको पर्सनल स्टाफ नहीं बनाना है। कुछ कहीं एक मानदंड होगा ना, और जो जितना पद, बड़ा पद पर है उसको उच्च मानदंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जितना ज्यादा बड़ा पद उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। हाँ, और उसको अपना उसी सब का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, बीते दिन हमने एक और चीज देखी, बड़ी खबर तो महागठबंधन की महारैली थी ही थी, लेकिन बड़ी खबर एक और थी,
पवन सिंह ने मना कर दिया आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए, वजह क्या हो सकती है? देखिए, पवन सिंह का चुनाव जिस दिन अनाउंस होता है दूसरे दिन ये झटका है बीजेपी के लिए। बीजेपी की हाँ, नहीं झटका कैसे है, आखिर वो पार्टी नेतृत्व जो लोग चुन रहे हैं अभी तो अब एक तरह से शुरुआत ही हुई इसको कहेंगे। बिल्कुल पहली ही लिस्ट जारी हुई थी, 195 हाँ उम्मीदवारों की पहली सूची है। और आसनसोल में आपको याद होगा बिहारी बाबू हैं जो बिहार से ही हैं। हाँ, शॉटगन और कहिए कि बीजेपी से उन्हें लड़ाई लड़ी। जैसे ही आपको याद होगा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और पटना साहिब से वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री, उनको अपेक्षा थी कि बनाया जाएगा, नहीं इस बार अवसर मिला तो वो विरोध हो गया और इस हद तक वो। और फिर इसके बाद वहाँ से जो हजारीबाग के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा लोगों बुरा विरोध शुरू किए और अंत में उनको पटना में भी थे जब पटना साहिब के तो बेटिकट हो गए, यहाँ चुनाव हार गए तो फिर बाई इलेक्शन में उन्होंने जीते हैं वहाँ। तो अब अभी पवन सिंह का कैंडिडेट अनाउंसमेंट के बाद उनका नहीं लड़ने का की बात करना ये बीजेपी के लिए झटका है। किन लोगों ने पवन सिंह की सिफारिश की थी? चर्चा तो ये होती थी कि वो आरा से लड़ना चाहते हैं, इसी इलाके से हैं, भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी तो आर.के. सिंह के बारे में तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि बिहार के जितने मंत्री हैं उसमें दी बेस्ट परफॉर्मर उनको है, कोई विवाद नहीं है। एक अधिकारी के रूप में भी उनकी एक साफ सुथरी छवि, कड़क अधिकारी की छवि रही है। और ऊर्जा विभाग के मंत्री के रूप में भी लोग मानते हैं कि के सिंह का, हाँ, आर.के. सिंह का बहुत ही अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है। तो पवन ने इनकार क्यों किया? अब वही कहा, तो उनको सूटेबल जगह नहीं मिली, उनको लगा कि और डर था कि हार जाएंगे। एक और बात है ना, अभी चर्चा आई कि कई उन गाना गाया है और उसमें बंगाली लड़कियों का क्या कुछ इस तरह की टीका टिप्पणी थी, वहाँ विरोध शुरू हो गया था। और बंगाली बड़ा सेंटिमेंटल होते हैं। बिल्कुल। अभी लॉन्च भी नहीं किए थे, वहाँ विरोध शुरू हो गया था। मतलब लॉन्च भी नहीं हुए और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो कुल मिला जुला कर ये कारण भी है। मैंने देखा कि फिर सोशल मीडिया पर पवन सिंह के खिलाफ कई लोगों की बहुत भद्दी भी टिप्पणी आ रही थी। तो ठीक है, बिहार से हैं, वो भोजपुरी के अभी उभरते सितारे हैं और बीजेपी ने उसी का इस्तेमाल किया। कई लोग को न मिला है, और रवि किशन को भी मिला है, निरहुआ को भी मिला है, मनोज तिवारी को मिला है। अब उसमें एक नया नाम जुटा था पवन सिंह का। अब पवन सिंह ने दी तो ये बीजेपी के लिए झटका है। चर्चा तो ये भी हो रही है अरुण जी कि बीजेपी ने उन पर दबाव बना दिया और बीजेपी ने ही ऐसा करने के लिए कहा। तो क्या बीजेपी ने मना कर दिया पवन सिंह? देखिए, ये कोई यदि ऐसी चर्चा हुई तो ये फेस सेव है। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व में वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर तक वो उस बैठक में जो वहाँ से सूची जारी हुई थी, एक सीट पर वहाँ वर्कआउट हुआ था। तो पवन सिंह को अभी हर जगह है ना, अभी जब बहुत लोग सीटिंग को काट रहे हैं, अब पवन सिंह को अवसर दे रहे हैं और वो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये सेकेंड थॉट क्या, अभी तक कहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट तो अभी अनाउंस भी नहीं हुआ है। इसलिए उसमें कोई बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी ने क्या, आप जैसा बता रही हैं, अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम गलत आदमी को दे दिए हैं। वो तो कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में हम पर भरोसा जताया तो आभार है हमारा, अपने कारणों से हम नहीं लड़ेंगे। मतलब बीजेपी का दबाव नहीं था पवन सिंह पर? उनको देखिए, मुझे लगता है कि पवन सिंह को लगा होगा कि बिहारी बाबू के सामने हम फीके पड़ जाएंगे, बिहारी बाबू बहुत भारी पड़ेंगे। एक वजह ये भी रहा होगा। दूसरा है फिर सब जगह कोई, देखिए एक बात है कि सेलिब्रिटी ही के रूप में न उतारना है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। और शत्रुघ्न सिन्हा सेलिब्रिटी भी हैं, एक बड़ा नाम भी है। आप वो उन दिनों को याद कीजिए कि जब बीजेपी के लिए भीड़ जुटानी होती थी तो शत्रुघ्न सिन्हा सरीखे लोगों का इस्तेमाल होता था, लोग जुटते भी थे। फिल्मी सितारों का राजनीति में जो महत्व है इसीलिए न है, वो भीड़ जुटाऊ मशीन है। अब बाद में जैसे हेमा मालिनी से लेके सारे लोग अब संसद में जा रहे हैं, ये बुराई भी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों को लोगों को निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ये झटका मैं मानता हूँ। ये झटका आप मानते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। जब से ये खबर, यानी कि कल से जब ये खबर चली है कि पवन सिंह नहीं लड़ेंगे आसनसोल से, तब से एक नाम की और चर्चा हो रही है और वो नाम है अक्षरा सिंह का। कहा जा रहा है कि अब अक्षरा सिंह आसनसोल लड़ सकती हैं पवन सिंह की जगह। अभी देखिए ना, अभी तो वहाँ सुवेंदु मजूमदार हैं, वहाँ बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता हैं, टीएमसी में थे, कभी दाहिना हाथ गिने जाते थे।
अब वहाँ बिहारी बाबू के खिलाफ कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, फिर कोई सेलिब्रिटी चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। अक्षरा सिंह का अब नाम वही आ तो रहा हम कह रहे हैं। तो अक्षरा सिंह तो अभी चर्चा हो रही थी बिहार में, वो किसके साथ जनसुराज में अभी भी जनसुराज आई में आई थी, कोई भी चर्चा न है अभी। अब देखिए, हमको लगता है कि अब कोई सेलिब्रिटी की बजाय बीजेपी कोई सेकेंड माइंड अप्लाई करेगी वहाँ। अब चर्चा तो मीडिया में बहुत तरह की होते रहती है, अब वो भी जब अनाउंस हो जाए तभी उस पर कुछ टिप्पणी करना अच्छा रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल। देखिए, पवन सिंह की नजदीकियां तेज प्रताप यादव से भी है। कई बार दोनों की तस्वीरें हमने देखी है सोशल मीडिया पर, और ना ही पवन सिंह कभी ऐतराज करते हैं और ना ही कभी तेज प्रताप यादव ने ऐतराज किया है कि हमारे बीच मधुर संबंध नहीं है। तो ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है अरुण जी कि क्या पवन सिंह आरा ही लड़ेंगे महागठबंधन की टिकट पर? नहीं, अभी महागठबंधन की तरफ देखिए, से अभी आरा में जो सामाजिक समीकरण है वहाँ ना, वो अभी अब सुधाकर सिंह के बारे में चर्चा है कि वो लड़ेंगे बक्सर से, जगदानंद सिंह के लड़के हैं, तो सोशल कॉम्बिनेशन ना होता है। अब वो पवन सिंह जिस जात से हैं, वहाँ भी आला में कोई, फिर बक्सर में वही, फिर कौन होगा? आरके सिंह की जगह पर आरके सिंह से आपने देखिए ना, अब हमने वही टक्कर में कहा पवन सिंह, जी। कि नेबरिंग सभी कंस्टिट्यूंसी में एक ही जात के लोग होंगे महागठबंधन से। जी। कुछ इन चीज़ों को भी थोड़े पॉलिटिकल नज़रिए से भी देखिए। अब पवन सिंह से, नाम पवन सिंह का हो सकता है, लेकिन वहाँ कास्ट कंपोजिशन ना देखती है, भाजपा को देखना होगा, ये आरजेडी को। इसलिए अभी सब फिर अभी कहाँ कुछ है। मैं तो जानता हूँ पवन सिंह आरके सिन्हा से बड़े करीब थे, कई कार्यक्रम में घरेलू रिश्ता नाता देखा। अब वो कलाकार हैं, जो लोग उनको बुलावे बिहार से जुड़े हैं, लालू बड़ा नाम है लालू जी का, भोजपुरी बैकग्राउंड है, तो उसमें यदि आप तेज प्रताप से नज़दीकी हो तो बहुत लोगों से नज़दीकी है बिहार। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की थी आरा से चुनावी मैदान में उतरने की। किस पार्टी से? नहीं, ये तो बीजेपी में है, तो बीजेपी से तो बीजेपी में तो देखिए आरके, लेकिन बीजेपी ने आसनसोल भेज दिया। हाँ, तो आरके सिंह अभी के तुलना में तो वो हल्का पड़े ना। अच्छा, तभी ना वहाँ भेजा गया। पावर स्टार हैं भोजपुरी के। नहीं, ठीक है, गजब की फैन फॉलोइंग है। नहीं, वो सब है। देखिए, उनके खुद के एक कलाकार के रूप में, स्टार के रूप में वो एक अपनी जगह है। तो भी तो देखिए, एक बड़े स्टार बिहारी बाबू के मैदान अभी लड़ने के पहले मैदान छोड़ दिया उन्होंने। भी तो क्या महागठबंधन में आएंगे पवन सिंह? ये तो अब इस झटके के बाद? नहीं, देखिए, ये तो अब वही बता सकते हो कि वक्त नहीं, वो क्या करेंगे। हाँ, ये सब चीज़ का है। ये राजनीतिक जीव नहीं ना है। अब तो राजनीतिक जीव भी सुबह आज है इधर और शाम को कहीं और हो जाता है। पवन सिंह तो स्टार ही हैं। मैंने आपसे कहा कि इस तरह के स्टार को पार्टियां भीड़ जुटाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। तो अभी बीजेपी में जाते तो इस्तेमाल के ही वस्तु बनते ना। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।